आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ BS 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। अगर आप लोग भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं की, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का ये महासंग्राम क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी बताने वाली हूँ, जिस तरीके से जाकर आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो ये वीडियो हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो बुक गांधी जी ने लिखी है, उसमें गांधी जी का स्वराज का क्या मतलब है। तो देखिए, आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर हिंद स्वराज के बारे में पढ़ना है और पूरा मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट पर हमने पूरी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, इंग्लिश के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, व्हाट इज गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी का स्वराज के लिए क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, गांधी डिफाइन स्वराज एज ट्रू सेल्फ रूल, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों की राजनीति से आज़ाद होना नहीं है, बल्कि ट्रू सेल्फ रूल यानी कि सच्चा स्वशासन भी प्राप्त करना है। इट मीन्स कंट्रोल ओवर वंस माइंड, डिजायर्स एंड एक्शंस। इसका मतलब है कंट्रोल करना, इसका मतलब है क्या करना, नियंत्रण रखना अपने माइंड पर, अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाओं पर और अपने एक्शंस, अपने कर्मों पर। अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार रियल स्वराज बिगिंस विद इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल स्ट्रेंथ। गांधी जी के अनुसार वास्तविक स्वराज व्यक्ति के आत्म अनुशासन और नैतिक शक्ति से शुरू होता है। ही क्रिटिसाइज ब्लाइंड imitation of western system and emphasizes Indian values. He criticize, गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं अपनी बुक हिंद स्वराज में ब्लाइंड यानी जो अंधा, इमिटेशन जो नकल करना है, वेस्टर्न सिस्टम का जो पश्चिमी सभ्यता है, तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की नकल करने का विरोध करते हैं और भारतीय मूल्यों पर जोर यानी इम्फेसाइज करते हैं। इंडियन मतलब वैल्यूज़ हैं उनको अपनाओ और वेस्टर्न कल्चर को नकल मत करो, इस चीज़ पर गांधी जी जोर देते हैं। फॉर गांधी, स्वराज इज अचीव्ड व्हेन पीपल बिकम सेल्फ रेलिएंट, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिंग ए जस्ट एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी। तो देखिए, स्वराज तब संभव होगा जब लोग आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और नैतिक रूप से मजबूत बनेंगे, ये कहना है गांधी जी का। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन इन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक में गांधी जी क्यों क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना अपनी बुक हिंद स्वराज में क्यों करते हैं। गांधी जी criticizes modern civilization because he believes it promotes materialism, greed and moral discipline. गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, इट प्रोमोट्स, क्योंकि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये प्रमोट करती है मैटेरियलिज्म की तरफ, यानी जो भौतिकवाद है, जो दुनिया की लालच है, इसकी तरफ इंसान को ये आधुनिक सभ्यता ले जाती है। लोगों के अंदर ग्रीड यानी लालच पैदा होता है और मोरल डिसिप्लिन का एंड हो जाता है और नैतिक पतन हो जाता है। He argues that it focuses too much on physical comfort rather than spiritual growth. गांधी जी का कहना है कि जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये फोकस करती है शारीरिक सुविधाओं पर, जो दुनियावी सुख सुविधाएं हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन उन पर अधिक ध्यान देती है, जबकि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक विकास है, उससे इंसानों को दूर करती है ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये कहना गांधी जी का है। इसलिए गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते।
Machines and industrialization, according to him, exploit people and weaken human values. गांधी जी के अनुसार जो मशीन है, जो मशीनों से काम हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वो लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि हर काम जब मशीन से हो जाता है तो इंसान क्या है, बेरोजगार हो जाता है, उसके पास काम नहीं बचता, सारे काम तो मशीनों से ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो मशीन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंसानों का शोषण करते हैं। गांधी सीज मॉडर्न सिविलाइजेशन एज हार्मफुल बिकॉज इट इंकरेज एंडलेस डिजायर्स लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। तो गांधी जी के अनुसार, गांधी जी मानते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है इच्छाओं को जन्म देती है और ये क्या है, इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, नुकसानदेह है। ही सपोर्ट ए सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। और गांधी जी आधुनिक सभ्यता का विरोध करते हुए वो किस चीज़ पर जोर देते हैं, वे सिंपल लाइफ, सत्य, अहिंसा पर जोर देते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैजुरिना ट्री सिंबलाइज इन द पोएम आवर कैजुरिना ट्री। तो आवर कैजुरिना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त, उस पोएम में कैजुरिना ट्री किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है। ये पोएम भी पूरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आवर कैजुरिना ट्री, ये तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें कैजुरिना के पेड़ की बात की जाती है। द कैजुरिना ट्री सिंबलाइजेज मेमोरी, लव एंड डीप इमोशनल कनेक्शन। कैजुरिना ट्री जो है ये याद, प्यार और डीप इमोशनल और कनेक्शन का प्रतीक होता है इस पोएम के अंदर। फॉर द पोएट, और पोएट यानी कि तोरू दत्त के लिए, इट इज़ नॉट जस्ट ए ट्री बट ए रिमाइंडर ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड डेज स्पेंड विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। पोएट तोरू दत्त के लिए ये केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि ये उसके बचपन की उन अच्छी यादों का प्रतीक है जो उसने इस पेड़ के नीचे अपने भाई बहनों के साथ खेल कर बिताए हैं। जब पोएट इस पेड़ को याद करती हैं तो उसे अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए वो अच्छे पल याद आते हैं। इसलिए पोएट तोरू दत्त के लिए ये जो पेड़ है बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड द पेन ऑफ लॉसिंग लव्ड वंस। ये पारिवारिक प्रेम और अपनों को खोने के दर्द को दर्शाता है। जिस तरीके से तोरू दत्त अपनों से जैसे अलग हैं उस चीज़ को ये पेड़ दर्शाता है। इवन आफ्टर देयर डेथ द ट्री कीप्स देयर मेमोरीज अलाइव। उनके मतलब डेथ के बाद, उनके जाने के बाद भी ये पेड़ उनकी यादों को जीवित रखता है। यानी कि तोरू दत्त की डेथ हो गई लेकिन उन्होंने अपने इस पोएम के थ्रू इस पेड़ को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तोरू दत्त चाहती थी कि ये जो पेड़ है इतना खास है उनके लिए और वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, ये कभी ना मरे। इसके लिए उन्होंने अपने इस पोएम आवर कैजुरिना ट्री पोएम के माध्यम से इस पेड़ को अमर बना दिया। और देखिए आज हम इसको अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं और इसमें आप जानते हैं कि ये पेड़ कितना ज़्यादा खास है पोएट तोरू दत्त के लिए। Thus it stands as a symbol of everlasting love and remembrance। इस प्रकार ये जो पेड़ है सिंबल है एवरलास्टिंग लव और यादगार का। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट द ट्री टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसी आवर कैजुरिना ट्री पोएम से कि पोएट तोरू दत्त क्यों चाहती हैं कि ये पेड़ हमेशा याद रखा जाए, क्यों चाहती हैं कि इस पेड़ को कोई ना भूले, हमेशा इस पेड़ को याद रखा जाए, किस वजह से ये बात तोरू दत्त चाहती हैं। द पोएट तोरू दत्त वांट्स द ट्री टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तोरू दत्त चाहती हैं कि ये पेड़ रिमेंबर्ड यानी याद रखा जाए फॉर एवर हमेशा के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड हर डीड सिबलिंग्स। क्योंकि क्लोजली बहुत ही नज़दीकी से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है हर चाइल्डहुड उनके बचपन की यादों से, चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बचपन की यादों से और उनके भाई बहनों की यादों से। इट रिमाइंड्स हर ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स दे शेयर टुगेदर। ये पेड़ उन्हें याद दिलाता है उन हैप्पी मोमेंट्स को, उन खुशी भरे पलों को जो उन्होंने इस पेड़ के नीचे बचपन में अपने भाई बहनों के साथ खेल कर गुजारे हैं। शी फील्स दैट इफ़ द ट्री इज़ फॉरगॉटन, वो फील करती हैं कि यदि इस पेड़ को भुला दिया जाए, दोज मेमोरीज विल आल्सो फेड अवे, तो उनकी जो बचपन की यादें हैं वो भी हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सो शी प्रेज दैट द ट्री में लाइव फॉर एवर
इन पीपुल्स माइंड थ्रू हर पोएम। इस वजह से वो प्रार्थना करती हैं और वो चाहती हैं कि इस पोएम के माध्यम से उनके जो मेमोरी है, चाइल्डहुड मेमोरी, वो हमेशा याद रखी जाए और इस पेड़ को हमेशा याद रखा जाए। इन दिस वे, इस तरीके से द ट्री बिकम्स इमोर्टल थ्रू हर वर्ड्स। इसी वजह से क्या है, इस पोएम के माध्यम से हमेशा लोगों के मन में ये पेड़ जीवित रहता है और अमर बन गया। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम हंगर। जयंत महापात्रा की ये बहुत ही फेमस पोएम है हंगर, जिसमें भूख दिखाई गई है। दो तरीके की भूख दिखाई गई है, एक जिस्म की भूख और एक खाने की भूख। और पूरी पोएम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और पोएम का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह है सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों का एमसीक्यू बेस पर पेपर होगा उनके लिए एमसीक्यू वाली वीडियोस अपलोड हैं, तो आप चेक करके चैनल पे हमारे पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम हंगर। पोएम हंगर का मेन थीम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ पुअर्टी एंड ह्यूमन सफरिंग। जो मेन थीम है इस पोएम का वो पुअर्टी यानी गरीबी है और ह्यूमन सफरिंग और इंसान की दर्द है, इंसान की तकलीफ़ है। इट शोज़, ये पोएम दिखाती है हाउ, कैसे हंगर जो भूख है कैन फोर्स पीपल टू मेक पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट चॉइसेस। ये पोएम दिखाती है कि भूख इंसान को कितने मुश्किल और कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। द पोएम आल्सो हाईलाइट्स, और ये पोएम ये भी हाईलाइट करती है, ये भी दिखाती है मोरल कॉन्फ्लिक्ट एंड गिल्ट। इसमें नैतिक संघर्ष और अपराध बोध को भी दिखाया गया है। द फादर सेल्स हिज डॉटर ड्यू टू एक्सट्रीमी पुअर्टी, शोविंग हाउ हंगर डिस्ट्रॉय ह्यूमन वैल्यूज़। इस पोएम में ये भी दिखाया गया है कि एक फिशरमैन जो कि एक गरीब पिता है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, और एक पिता अपनी बेटी को गरीबी की वजह से बेच देता है। और ये चीज़ जो पोएम में दिखाई गई है वो ये दिखाता है कि भूख किस तरीके से मानवीय मूल्यों को नष्ट कर देती है और गरीबी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। It presents both physical hunger for food and emotional hunger for dignity। तो ये दिखाती है, ये पोएम दिखाती है, ये शारीरिक और भावात्मक दोनों प्रकार की भूख को प्रस्तुत करती है। एक भूख है जो बॉडी की भूख है, फिजिकल हंगर है, और दूसरी एक गरीब बाप और बेटी की खाने की भूख है। फॉर डिग्निटी, लव एंड सर्वाइवल इन हार्श वर्ल्ड। तो ये पोएम दिखाती है कि कैसे गरीब लोग अपने आप को, मतलब किस तरीके से जो काम न कर सकते वो भी उन्हें करना पड़ता है और उन्हें किस तरीके से इस हार्श वर्ल्ड में सरवाइव करना पड़ता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द फिशरमैन प्ले इन द पोएम। फिशरमैन यहाँ पर आगे एग्जाम में लिखा भी होगा पोएम द हंगर, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम यहाँ पर पोएम का नाम नहीं लिखा होगा तो हम कैसे पकड़ेंगे, तो लिखा होगा पोएम द हंगर, तो पोएम हंगर लिखा होगा। तो पोएम हंगर में फिशरमैन का क्या रोल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द फिशरमैन रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमी पुअर्टी एंड हेल्पलेसनेस। जो फिशरमैन है इस पोएम में वो अत्यधिक गरीबी और मजबूरी का प्रतीक है। ही इज़ ए विक्टिम ऑफ हंगर एंड सोशल कंडीशन। वह परिस्थितियों का शिकार है। Though his action of selling his daughter seems wrong, it also shows his desperation। तो उसका अपनी बेटी को बेचना गलत लगता है, लेकिन यह उसकी मजबूरी को भी दिखाता है। He is not shown as evil but as a man forced by circumstances। वो एक बुरा इंसान नहीं है, जबकि बल्कि अपने हालातों से मजबूर इंसान है। His silence and tired appearance reflects his suffering। उसका शांत और थका हुआ रूप उसकी दर्द, उसकी पीड़ा को दर्शाता है। Through him, the poet shows how poverty can break a person's moral strength and humanity। उसके माध्यम से पोएट जयंत महापात्रा ये दिखाते हैं कि गरीबी इंसान की नैतिकता और मानवता को तोड़ सकती है। जिस तरीके से इसमें एक गरीब फिशरमैन ने अपनी बेटी को बेचने का इरादा किया, सिर्फ भूख के लिए, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए, ये अपने हालात से मजबूर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर।
7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये महेश दत्तानी का प्ले आपके सिलेबस में दिया गया है। पूरे प्ले की समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर का मतलब जो शादी होती है तो आग के किनारे 7 फेरे लिए जाते हैं, उस पर ये पूरा नावल बेस्ड है, जिसमें एक हिजरा होती है, उसकी स्टोरी है और समाज में उनके साथ जो असमानताएं दिखाई गई हैं, भेदभाव होता है, उसको इस पोएम के माध्यम से, पोएम नहीं, प्ले के माध्यम से महेश दत्तानी ने दिखाने की कोशिश की है। तो इसका मेन थीम क्या है देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज सोशल इनजस्टिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाई द ट्रांसजेंडर हिजरा कम्युनिटी। इस प्ले का मेन थीम है सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय, एंड द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड, और जो भेदभाव दिखाया गया है ट्रांसजेंडर यानी हिजरा कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव होता है वो इस प्ले में दिखाया गया है। इट शोज हाउ सोसाइटी ट्रीट्स देम एज आउटकास्ट एंड डिनाइज देम बेसिक रिस्पेक्ट एंड राइट्स। ये प्ले दिखाता है, इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि समाज उन्हें बहिष्कृत करता है और उन्हें सम्मान और अधिकार नहीं देता। द प्ले आल्सो हाईलाइट्स इश्यूज ऑफ पावर, ट्रुथ एंड साइलेंस, और ये प्ले जो इश्यूज ऑफ पावर हैं उसको भी दिखाता है। ये जो नाटक है सत्ता, सच्चाई और चुप्पी के मुद्दों को भी उजागर करता है। थ्रू द इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से द प्ले राइट एक्सपोजेज द हिडन क्रूल्टी ऑफ सोसाइटी। जो प्ले राइट हैं, जो नाटककार हैं, जो इन्होंने इस नाटक को लिखा है, वो इस स्टोरी में, इस नाटक में इस तरीके से दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से छुपी हुई सच्चाई, समाज की छिपी हुई सच्चाई और क्रूरता सामने आ जाती है, जिसमें हिजरा का मर्डर करा दिया जाता है। तो सारी सच्चाई बाद में सामने आती है। इट क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स एंड डिमांड्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल। यह नाटक समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की मांग करता है। पूरा जो ड्रामा है, पूरा जो प्ले है मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसकी समरी अपलोड है, आप चैनल पर हमारे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव। कमला मरकंडिया का नावल नेक्टर इन ए सीव, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल फॉर योर एग्जाम। नेक्टर इन ए सीव पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। इससे बनने वाला जितना भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। हर एक प्ले से मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें। और ये महासंग्राम क्लास मैं आपके एग्जाम के लिए अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं सारे यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ, जो 2026 के एग्ज़ाम में पूरी गारंटी है कि आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्टर इन ए सीव से आपका पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव। नेक्टर इन ए सीव नॉवेल का मेन थीम क्या है? थीम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। द मेन थीम इज़ पुअर्टी एंड स्ट्रगल इन रूरल इंडिया। इसका थीम मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, अलग से वीडियो अपलोड है, क्योंकि जो थीम है इसकी वो लॉन्ग में भी पूछती है। तो पूरा हेडिंग बाय हेडिंग मैंने आपको इसका थीम कराया हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट आप देख लीजिए और लॉन्ग के लिए आप वो वाली वीडियो देखिएगा जो मैंने अपलोड की है। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूँगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द मेन थीम इज़ पुअर्टी एंड स्ट्रगल इन रूरल एरिया। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण एरिया में जो गरीबी है और जो रूरल लाइफ है उसको इस नॉवेल में कमला मरकंडिया ने दिखाया है। इट शोज़ हाउ फार्मर्स सफ़र ड्यू टू नेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस। ये इस नॉवेल में दिखाया गया है कि जो किसान है वो किस तरीके से नेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो औद्योगिकीकरण हो रहा है और जो सोशल चेंजेस यानी सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, उनको किसानों के लाइफ को ये सारी चीज़ें कैसे प्रभावित करती हैं। द नावल आल्सो हाईलाइट्स, ये नावल ये भी दिखाता है होप, पेशेंस एंड सर्वाइवल, कि मतलब एक रुकमणी नाम की औरत जो कि गरीब है, इसकी गरीब आदमी से शादी हो जाती है, इसके पास कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी इसे होप होती है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब्र रखती है, धैर्य रखती है और मेहनत करती है। तो इसमें होप, सर्वाइवल और पेशेंस को दिखाया गया है। डिस्पाइट हार्डशिप, रुकमणी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल। कठिनाइयों के बावजूद भी रुकमणी को आशा और धैर्य होती है।
इस उपन्यास में मानव जीवन की गरिमा और कठिन परिस्थितियों में जीने की शक्ति को दिखाया गया है। It represents the dignity of human life and the power of endurance in difficult condition। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस नॉवेल में कमला मार्कंडेय ने यह भी दिखाया है कि इंसान किस तरीके से एक उम्मीद लिए रहता है, कठिन परिस्थितियों में भी उसे जीने की उम्मीद मिलती है जब उसे यकीन होता है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से रुक्मणी जो इस नॉवेल में मेन कैरेक्टर है, उसे भी एक उम्मीद होती है, एक होप होती है अच्छे की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रुक्मणी एंड व्हाई इज शी इम्पॉर्टेंट। रुक्मणी कौन है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रुक्मणी नेक्टर इन ए सीव नॉवेल रिटन बाय कमला मार्कंडेय की मेन कैरेक्टर है। नेक्टर इन ए सीव जो आपने नॉवेल पढ़ा है उसकी मेन कैरेक्टर है रुक्मणी। रुक्मणी इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव। तो नेक्टर इन ए सीव की नरेटर भी यही है, पूरी कहानी भी यही सुनाती है और मेन कैरेक्टर भी यही है। शी इज़ पुअर विलेज वुमेन, वो एक गरीब गांव की लड़की है, मतलब गरीब गांव में रहने वाली एक ग्रामीण महिला है, गरीब है। हु फेसेस जो फेस करती है मेनी हार्डशिप इन लाइफ, अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को, इंक्लूडिंग हंगर, लॉस एंड पुवर्टी, भूख, नुकसान और गरीबी, सब कुछ ये अपनी लाइफ में फेस करती है। डिस्पाइट सफरिंग, और दुख के बावजूद भी सी स्टे पेशेंस, लविंग एंड होपफुल, फिर भी वो धैर्य और आशा नहीं छोड़ती। इस मतलब इसने अपना सब कुछ खो दिया, भूखी है, गरीब है, अपनों को खोना, इसके बच्चे भी डेथ हो जाती थी, फिर भी वो धैर्य और आशा नहीं छोड़ती। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, रेजिलेंस एंड द साइलेंट इंड्योरेंस ऑफ रूरल वुमेन इन इंडिया। उसका कैरेक्टर भारतीय ग्रामीण महिलाओं की सहनशीलता और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। अनटचेबल रिटन बाय मुल्क राज आनंद। अनटचेबल ये नॉवेल है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया और इसकी पूरी समरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें बाखा नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि एक मतलब कि दलित होता है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और ये टॉयलेट साफ करता है, इसलिए इसकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती, इसे रोज़ अपमान सहना पड़ता है, इसके साथ भेदभाव होता है। तो मुल्क राज आनंद ने अपनी नॉवेल अनटचेबल के माध्यम से जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी आवाज़ को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। तो व्हाट इज़ द मेन थीम, मेन थीम क्या है नॉवेल अनटचेबल का। द मेन थीम इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस। तो इस नॉवेल का मेन थीम है जाति भेद और सामाजिक अन्याय। इट शोज द सफरिंग ऑफ बाखा। ये नॉवेल बाखा की तकलीफ, एन अनटचेबल बॉय हु फेसेस ह्यूमिलिएशन इन सोसाइटी। ये नॉवेल दिखाता है एक लड़के बाखा के बारे में जो एक अछूत लड़का है और उसकी पीड़ा को इस नॉवेल में दिखाया गया है। द नॉवेल हाईलाइट्स इनइक्वालिटी एंड द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म। ये नॉवेल दिखाता है इनइक्वालिटी, समाज में असमानता को, जो एक लोअर कास्ट के लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं। क्योंकि जब बाखा किसी में टच हो जाता था रोड पर चलते हुए, अपर कास्ट के लोगों में तो लोग रुक कर उसे गालियां देते थे, उसे मारते थे, उसका अपमान करते थे। तो ये नॉवेल इनइक्वालिटी को दिखाता है और नीड फॉर सोशल रिफॉर्म और सामाजिक सुधार की बात करता है। इट आल्सो सजेस्ट दैट चेंज इज पॉसिबल थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ह्यूमन कॉम्पेशन। यह असमानता को उजागर करता है और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को बताता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इफ यू फॉरगेट मी, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा की पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करा चुकी हूँ और उससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसका सेंट्रल आइडिया भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जैसे आपको लिखना है मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर शॉर्ट के लिए बता रही हूँ कि शॉर्ट में आ जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे। द सेंट्रल आइडिया इज कंडीशनल लव एंड डीप इमोशनल कनेक्शन। अच्छा देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, लॉन्ग में कैसे लिखना है, शॉर्ट में कैसे लिखना है, सबके लिए मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आप लॉन्ग वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ आपके लिए अपलोड है पूरा नोट्स के साथ। इफ़ यू फॉरगेट मी का मतलब है अगर तुम मुझे भूल जाओ। तो उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है,
द सेंट्रल आइडिया इज कंडीशनल लव एंड डीप इमोशनल कनेक्शन। इस कविता का मुख्य विचार प्रेम और गहरा भावात्मक संबंध है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट हिज लव इज स्ट्रॉन्ग, कि उसका प्यार मजबूत है, बट इट डिपेंड्स ऑन द बिलव्ड और बिलव्ड लव इन रिटर्न, लेकिन उनका प्यार जो है वो तभी तक डिपेंड है, तभी तक रहेगा जब उनका प्रेमी भी उनको बदले में प्यार देगा। इफ़ शी फॉरगेट्स हिम, अगर पोएट की जो प्रेमिका है उन्हें भूल जाती है, ही विल आल्सो फॉरगेट हर, तो वो भी उसको भूल जाएंगे। पोएट कहते हैं इफ़ यू फॉरगेट मी आई विल फॉरगेट यू, अगर तुम मुझे भूल गई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम मुझे प्यार करोगी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। द पोएम शोज बोथ पैशन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन लव, ये पोएम जो है प्यार और आत्मसम्मान को दर्शाता है। क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरी पोएम डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज ओनिंग ए हाउस इम्पॉर्टेंट फॉर मिस्टर बिस्वास। मिस्टर बिस्वास के लिए घर का मालिक होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये पूरा जो आपके सिलेबस में दिया गया है मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे बनने वाले जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास से, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मिस्टर बिस्वास के लिए घर का ऑनर होना, मालिक होना क्यों ज़रूरी है। Owning a house is Mr. Biswas' lifelong dream because it represents independence, identity and self-respect. मिस्टर बिस्वास बहुत गरीब थे, उनके पास अपना घर नहीं था। मिस्टर बिस्वास अपने ससुराल के घर में रहते थे, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। तो मिस्टर बिस्वास के लिए अपना घर होना उनके जीवन का सपना है। ये उनकी आज़ादी, स्वतंत्रता, पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ही फील्स ट्रैप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुलसी फैमिली, वह तुलसी परिवार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं, जो कि उनकी ससुराल है वो उससे आज़ाद होना चाहते हैं। ए हाउस गिव्स हिम फ्रीडम एंड डिग्निटी, एक घर उन्हें आज़ादी और उन्हें डिग्निटी देगा। इट सिम्बोलाइजेज हिज स्ट्रगल टू लीव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स, और उनका घर जो होगा उनके लिए आज़ादी, अपनी पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। और आप देखते हैं कि एंड में वो अपना घर बना लेते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। और अभी काफ़ी ज़्यादा कर्जा इनका चढ़ा हुआ था, कर्जा भी नहीं दे पाते, डेथ हो जाती है, लेकिन अपना घर ये बना चुके थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार रखना है अपने एग्जाम 2026-27 के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके अलावा भी मैंने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी महासंग्राम अपलोड किया है, MCQs के लिए किया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए किया है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।